Hello students, today our topic is Python Pandas data frame. In this lecture we are going to discuss some programs related to Python Pandas data frame, and also we will see some program related to Matplotlib library also. So let's start. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यह है प्रोग्राम नंबर 18। तो प्रोग्राम है प्रोग्राम टू चेंज द इंडेक्स ऑफ ए गिवन डेटा फ्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए इंडेक्स कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी, इम्पोर्ट नम्पाइज है एन पी। तो हमने टू लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया, एक पांडास को और एक नम्पाई को। और हमें क्या काम करना है इसमें, टास्क है हमारा, हमें जो डेटा फ्रेम का इंडेक्स है वो चेंज करना है। हमें पहले से एक इंडेक्स दे रखा है और उसको हमें चेंज करना है। तो ये समझ लीजिए आप। तो देखिए पांडास लाइब्रेरी हम सब जानते हैं कि डेटा फ्रेम और सीरीज़ क्रिएट करने के लिए पांडास लाइब्रेरी का होना ज़रूरी है। और हमें डेटा फ्रेम पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली एक डेटा फ्रेम होगा, हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए हमें पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने नम्पाई लाइब्रेरी का भी यूज़ किया है। नम्पाई की फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन। तो इसमें हम बेसिक जो एरे पर कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है। पांडास को हमने नेम दिया पी डी और नम्पाई को नेम दिया हमने एन पी। तो जहाँ कहीं भी हमको ये पांडास को यूज़ करना पड़ेगा, हम लिखेंगे पी डी डॉट फंक्शन नेम। जहाँ कहीं भी हमको नम्पाई को यूज़ करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे एन पी डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले हमको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो डेटा फ्रेम का नेम लिया डी, और इसमें एक काम किया हमने। जनरली हम क्या करते हैं, पहले एक डिक्शनरी लेते हैं और उस डिक्शनरी को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमने एक स्टेप इसके अंदर कम यूज़ किया है प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा करने के लिए। हमने क्या काम किया है, डिक्शनरी को हमने एज अ वैल्यू पास कर दिया है, पैरामीटर वैल्यू पास कर दिया है डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमने एक मिनट, हाँ। तो डिक्शनरी में हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं, डिक्शनरी को डायरेक्ट पास करते हैं ऐसे डेटा फ्रेम फंक्शन में एज ए वैल्यू। वो हमने यहाँ नहीं किया, आप यहाँ कर सकते हैं। जहाँ मैंने डेटा फ्रेम डी लिखा है वहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो लाइन है आपने ऊपर लिखी है, ठीक है, डी को अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं कहीं अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। यहाँ हमने पहले डिक्शनरी को क्रिएट किया है, उसके बाद हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है। मैं एक बार में डायरेक्ट चाहूँ तो डेटा फ्रेम डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्शनरी को एज ए वैल्यू डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। तो जहाँ मैंने डी लिखा है, अगर वहाँ पर मैं डिक्शनरी को डिफाइन कर दूँ तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन चलिए प्रोग्राम को सिंपल ही रखते हैं। पहले एक डिक्शनरी ले लेते हैं, और डिक्शनरी है तो डिक्शनरी को एक नेम भी लेते हैं, डी से रिप्रेजेंट किया है। डिक्शनरी के बारे में दो तीन बातें मैं आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये कि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। तो ये लिस्ट की, टपल, स्ट्रिंग की तरह नहीं है जहाँ पर एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर नहीं होता सबका, अनऑर्डर्ड होते हैं डेटा एलिमेंट्स। तो इसीलिए ये डिक्शनरी अनऑर्डर्ड डेटा एलिमेंट्स होते हैं इसमें। डिक्शनरी में अनऑर्डर डेटा टाइप है ये, लिस्ट टपल की तरह नहीं है, स्ट्रिंग की तरह नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वैल्यू को आइडेंटिफाइड करने के लिए की का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। तो हम हमेशा की वैल्यू का पेयर लिखते हैं यहाँ पर। की और वैल्यू को कॉलन साइन से सेपरेट किया जाता है और इसे पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, की हम इम्यूटेबल होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो हम जनरली की में एक स्ट्रिंग लेते हैं, और अगर वैल्यू एक से ज़्यादा है तो हम उसे लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि इस केस में भी किया गया है। तो अब ज़रा डी को देखिए, डी जो कि एक डिक्शनरी है, तो मैंने लिखा डी इक्वल टू और फिर कर्ली ब्रेसेस का साइन, वहाँ की मेंशन की है नेम, और इस नेम के अलोंग जो वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा है तो लिस्ट की फॉर्म में मैंने पास कर दिया, जैसे अलीशा, बॉबी, कैथरीन, मैडोना, रॉकी, सेबेस्टियन, जैकलिन, राहुल, डेविड, एंड्रयू, अजय और टेरेसा, ये वैल्यूज़ हैं।
डिक्शनरी से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का एक एडवांटेज ये रहता है कि जब कभी भी हम डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती है वो डेटा फ्रेम में कॉलम का काम करती हैं आपका। ठीक। अब उसी तरीके से हमने स्कोर 1, स्कोर 2 और स्कोर 3 और कीज़ लिए हैं, उसके रेस्पेक्ट में वैल्यूज़ भी लिए हैं। तो की हमेशा जो वैल्यू जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो की वैल्यू के पेयर में होता है। ठीक, एक पेयर कंप्लीट हो गया, कॉमा लगा के फिर हम दोबारा की वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन लिखेंगे, एक पेयर लिखेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से। तो अब देखिए नेक्स्ट है स्कोर 1। स्कोर 1 हो जाएगी की, और इसके रिगार्डिंग जो वैल्यूज़ हो जाएंगी कॉलम, तो वैल्यू भी एक से ज़्यादा है तो वैल्यू हो जाएंगी 62, 47, 55। ये मेंशन कर दिया, लिस्ट की फॉर्म में मेंशन कर दिया है। तो जब ये आपका डिक्शनरी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा तो ये स्कोर 1 कॉलम में ये सभी वैल्यूज़ शो होंगी आपकी। उसी तरीके से स्कोर 2 की ली है, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं, लिस्ट की फॉर्म में पास कर दी, कॉलम साइन से सेपरेट करने के बाद कॉलम से। फिर इसको 3 एक की ली है, कॉलम साइन के सेपरेट करने के बाद फिर हमने इसकी भी वैल्यूज़ ली हैं। तो देखिए डिफरेंट वैल्यू लिए हैं हमने इसके अंदर। ठीक है, ये स्कोर 1 हो गया, स्कोर 2 हो गया, स्कोर 3 हो गया, ये की हो गई, नेम भी एक की है, और इसके रिगार्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट की फॉर्म में दे रखी हैं। जब ये जितने भी की वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन थे, पेयर थे, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस के साइन को क्लोज कर दीजिएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पहले डेटा फ्रेम का एक नेम होना चाहिए। तो नेम ले ली मैंने DF, स्टेटमेंट लिखेंगे DF इक्वल टू PD। PD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पांडास को। तो PD डॉट डेटा फ्रेम, तो PD है आपकी, PD है आपका पांडास लाइब्रेरी डॉट फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम है डेटा फ्रेम। वैल्यू पास कर देंगे डी है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेटा फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप इंडेक्स और कॉलम पैरामीटर का यूज़ कर सकते थे, नहीं किया है। अगर आप अपनी तरफ से इंडेक्स लेवल मेंशन करना चाहते हैं तो वो, और कॉलम का नेम देना चाहते हैं तो देखिए आप कहेंगे कि की है तो कॉलम का नेम तो ऑलरेडी है, लेकिन कॉलम पैरामीटर का यूज़ करने का एडवांटेज ये होता है कि जो ऑर्डर आप कॉलम्स पैरामीटर में कॉलम का देते हैं वही ऑर्डर प्रिंट होता है। तो यहाँ पर हमने कॉलम पैरामीटर का यूज़ नहीं किया है, जो कीज़ होंगी वो कॉलम बन जाएंगी, लेकिन चूंकि डिक्शनरी का अनऑर्डर डेटा टाइप है तो जब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो ऑर्डर डिफ़र हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि पहले स्कोर 1 आए उसके बाद नेम आए, या स्कोर 2 पहले आए उसके बाद नेम आए। ठीक है, ये भी हो सकता है नेम पहले आए, ऐसा नहीं है कि नेम पहले नहीं आ सकता, लेकिन हाँ चूँकि डिक्शनरी का अनऑर्डर डेटा टाइप है तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मेन फोकस इंडेक्स चेंज करने का है, इसलिए कॉलम पहले कौन सा आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए हमने कॉलम पैरामीटर का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जनरली हमको यूज़ करना चाहिए जब कभी हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं डिक्शनरी के हेल्प से। तो उसके बाद चूँकि डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है यहाँ पर DF इजिकल टू PD डॉट डेटा फ्रेम D, तो अब डेटा फ्रेम को प्रिंट करना होगा, तो हमने मैसेज दिया प्रिंट DF। और हमको यहाँ पर जो प्रोग्राम में जो हमें करना था, बेसिक टास्क जो हमें परफॉर्म करना है वो ये है कि हमें री इंडेक्स करना है, इंडेक्स चेंज करना है। तो इंडेक्स तो हमने यहाँ भी मेंशन नहीं किया। तो देखिए इंडेक्स आपने मेंशन नहीं किया, ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। तो डिफ़ॉल्ट जब हम यहाँ प्रिंट डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे तो 0 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्स लेवल मेंशन होंगे। मैं आपको पहले डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो नेम पहले आ रहा है, स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3, इसके बाद में नेम में नेम आ रहे हैं सभी, फिर स्कोर 1 में स्कोर 1 की वैल्यूज़ है, स्कोर 2 में स्कोर 2 की वैल्यू, स्कोर 3 में स्कोर 3 की वैल्यू है, और लेवल इंडेक्स देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, इसमें क्लियर हो गया होगा। ओके, अब ज़रा प्रोग्राम को देखते हैं। तो
रीइंडेक्स करना है, रीइंडेक्स और चेंज द ऑर्डर ऑफ द रोज। तो जो रोज़ हैं उनका ऑर्डर चेंज करना है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, A1 इज इक्वल टू डी एफ डॉट री इंडेक्स। तो पहले फंक्शन का नेम समझ लीजिए। फंक्शन है आपका री इंडेक्स। री इंडेक्स फंक्शन से हम इंडेक्स चेंज कर देते हैं। तो री इंडेक्स फंक्शन में हम वो ऑर्डर डिफाइन करेंगे जिस ऑर्डर में हम चाहते हैं कि हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो। तो पैरेंथेसिस में हमने एक लिस्ट की फॉर्म में वो ऑर्डर मेंशन कर दिया। हमने लिखा 8 11 9 2 1 0 7 5 6 4 10 3। ठीक है, तो पहले इंडेक्स लेवल 8 का डेटा आएगा, फिर उसके बाद 11 का, फिर 9 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 0 का, देन आफ्टर 7 का, फिर 5 का, फिर 6 का। तो ये री इंडेक्स फंक्शन का काम है। फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट A1 लिखा है। तो अब जो डेटा फ्रेम प्रिंट होगा री इंडेक्स फंक्शन के बाद जो भी डेटा होगा वो आपका डेटा फ्रेम का वो शो होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रो ही चेंज कर सकते हैं, कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कॉलम नेम यहाँ पर चाहें तो उसके लिए देखिए लिखा भी हुआ है री इंडेक्स और चेंज द ऑर्डर ऑफ द कॉलम। अगर आप कॉलम का ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। अभी जैसे मैंने आपको आउटपुट दिखाया, पहले नेम आ रहा था, फिर स्कोर 1, फिर स्कोर 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप री इंडेक्स कॉलम को करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर उसके लिए लिखा गया कॉलम टाइटल्स, एक वेरिएबल का नेम लिया गया है और इसमें वैल्यू दी गई है स्कोर 2, स्कोर 1, स्कोर 3 लिस्ट की फॉर्म में। और फिर लिखा है हमने A2 इज इक्वल टू डी एफ डॉट टी इंडेक्स कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम टाइटल्स। तो कॉलम्स पैरामीटर है का नेम है, नेम ऑफ पैरामीटर है। और जब हमने इसमें वैल्यू पास की कॉलम्स टाइटल, ठीक है, तो होगा क्या कि अब न्यू कॉलम्स के अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम शो होगा और वो किस में रिकॉर्ड मेंशन हो जाएगा, A2 में। तो हम A2 को जब प्रिंट कराएंगे तो न्यू कॉलम्स के अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम प्रिंट होगा। तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। ठीक है, रो में देखिए मार्किंग 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 नंबरिंग 0 से स्टार्ट है। कॉलम में पहले नेम है, फिर स्कोर 1 है, स्कोर 2, स्कोर 3 है। तो अगर हम ये चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, रो में भी और कॉलम में। यही इस प्रोग्राम का फाइनल ऑब्जेक्टिव था। तो अब देखिए ये डेटा है, जब आपने रो को चेंज किया री इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से, तो 8 पहले आ रहा है, 11 इसके बाद में 9। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मेंशन किया था री इंडेक्स फंक्शन में। और ये बहुत ध्यान रखिएगा कि इसमें डेटा चेंज नहीं होगा। जैसे 8 पर आप देखेंगे डेविड 42 44 71 है। तो जब 8 लेवल इंडेक्स का डेटा आएगा पहले, तो ये मत सोचिएगा कि उसमें डेटा चेंज हो जाएगा, डेटा वही रहेगा कंप्लीट, यानी कंप्लीट पूरी रो शिफ्ट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन शिफ्ट होगा, सिर्फ नेम ऊपर नीचे हो जाएगा या सिर्फ इंडेक्स वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा डेटा रो ही शिफ्ट हो जाएगी। तो 8 डेविड 42 44 71 पहले आएगा, ये देखिए। उसी तरीके से अगर आप 11 पर देखेंगे तो 11 पर क्या है, 11 पे ये रहा 11 टेरेसा 57 69 68, तो यही आ रहा है 11 टेरेसा 57 69 68। उसी तरीके से और भी डेटा शो होगा। तो ये तो बात थी रो की। अब ज़रा कॉलम को भी देख लेते हैं। कॉलम पर भी चेंज किया था हमने। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हमने री इंडेक्स किया था तो हमने इसमें मेंशन किया था स्कोर 2, स्कोर 1, स्कोर 3। तो स्कोर 2 पहले आएगा, स्कोर 1 उसके बाद में आएगा, स्कोर 3 इसके बाद में आएगा। लेकिन इसमें तो नेम भी था। री इंडेक्स करते समय हमने नेम को मेंशन नहीं किया तो नेम शो नहीं होगा। क्लियर, नेम शो नहीं होगा। तो कॉलम उसी तरीके से शो होंगे, पर नेम चूँकि मेंशन नहीं किया हमने तो नेम शो नहीं होगा। आप मेंशन करते तो वो भी शो हो जाता, नहीं किया इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ भी वही बात अप्लाई होगी कि कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा कि कॉलम को ऑर्डर चेंज कर देने से पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, ठीक है, इससे वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू उसी ऑर्डर में शो होंगी। जैसे स्कोर 2 की वैल्यू 89 87 867 55 थी तो उसी तरीके से शो होंगी। देखिएगा ज़रा, ये स्कोर 1 की, स्कोर 2 की वैल्यू है 89 87 67 55। ठीक है, टॉप 4 वैल्यू लेते हैं तो ये ऐसे ही शो हो रहा होगा स्कोर 2 में भी। ये देखिए 89 87 67 55, सेम स्कोर 1 और स्कोर 2 के केस में भी होगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा री इंडेक्स फंक्शन। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको।
तो चलिए आज से स्टूडेंट मैटप्लॉटलिब स्टार्ट कर देते हैं। लाइब्रेरी है, ये टॉपिक है डेटा विजुअलाइजेशन, इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। इसके 3 प्रोग्राम्स हैं और जैसा आप जानते हैं कि सिलेबस में आप रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका सिर्फ लाइन चार्ट और बार चार्ट और हिस्टोग्राम, ये सिर्फ 3 टॉपिक ही बचे हैं, बाकी और सब डिलीटेड पोर्शन में है आपके। तो पाई चार्ट नहीं पढ़ना आपको, स्कैटर चार्ट नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। लाइन चार्ट पढ़ना है, बार चार्ट पढ़ना है आपको। प्रोग्राम जैसा आप जानते हैं मैंने कॉपी में कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम लिखा दिए हैं, डजेंट मैटर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वो आप लिखे रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा ही लिखा है आपने, कुछ कम नहीं लिखा है। तो बात करते हैं लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। लाइन चार्ट से पहले पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट का नेम है डेटा विजुअलाइजेशन, यानी जो डेटा है उसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से, और उसे करने का सिर्फ एक एडवांटेज रहता है, आप इजीली उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट की फॉर्म में अगर कोई डेटा है और एक स्टैटिक्स की फॉर्म में कोई डेटा दे रखा है आपको, तो चार्ट देख के आप डेटा को एनालाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए पाइथन पांडास में एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का नेम है मैटप्लॉटलिब। उसका एक इंटरफेस है पाईप्लॉट। तो उसके अंदर आपको 2D ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको काफ़ी फंक्शन मिल जाएंगे, जिसमें हम लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, स्कैटर चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बार चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस में सिर्फ आपके लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम है, तो हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइन चार्ट के बारे में बात करते हैं। लाइन चार्ट बेसिकली डेटा पॉइंट्स, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं, उनको कंबाइन करके लाइन चार्ट बनता है, ठीक है। तो आपके पास डेटा होना चाहिए, अलॉन्ग एक्स एक्सिस डेटा होना चाहिए, अलॉन्ग वाई एक्सिस डेटा होना चाहिए। अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब डेटा होगा तो एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे, और ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स को जब हम इंटरकनेक्ट करते हो जाएंगे तो हमें लाइन चार्ट मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ पहले लाइन चार्ट कैसा होता है आपका। ये लाइन चार्ट है, डिफरेंट पॉइंट्स को मिला के बनाया गया है, ठीक है। एक्चुअली इस प्रोग्राम में 2 लाइन चार्ट यूज़ हुए हैं, तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और ये ज़रूरी नहीं कि लाइन एकदम स्ट्रेट हो, ठीक है। पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे, पॉइंट्स जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना आप ज़्यादा देखेंगे कि कर्व होने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, पर ऐसा इसका ये मतलब नहीं वो लाइन चार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे और उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट देखने को मिलेंगे बिल्कुल, और जितने ज़्यादा क्लोज होंगे आपको ऐसा लगेगा, ये फीलिंग आएगी कि ये कर्व है, लाइन सेगमेंट की तरह वो दिखेगा नहीं, जैसे इस केस में लग रहा था आपको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लाइन चार्ट नहीं है, वो लाइन चार्ट ही है, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रोग्राम में मैंने 2 डिफरेंट लाइन चार्ट यूज़ किए हैं, एक साइन एक्स के लिए, एक कॉस एक्स के लिए। तो क्या करना है आपको सबसे पहले क्या करना है, वैल्यूज़ लेनी है। अब वैल्यूज़ लिस्ट की फॉर्म में लेंगे तो काफ़ी वैल्यू देनी पड़ेंगी, तो बेहतर है कि आप लिस्ट की फॉर्म में ना लें, एक नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लें, और उससे पहले मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट को भी इंपोर्ट कर लें। तो वो मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट SPLT। उसके बाद इंपोर्ट नमपाई एज NP लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ x=np.arrange, अरेंज फंक्शन का यूज़ किया है नमपाई लाइब्रेरी के। ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा, ये एक आपका एरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। और अरेंज फंक्शन की स्पेशलिटी है, इसके अंदर पहली बात तो 3 आर्गूमेंट पास करते हैं हम, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और इंक्रीमेंट। तो स्टार्ट वैल्यू दी है 0, एंड वैल्यू दी है, स्टॉप वैल्यू दी है हमें 10, और इंक्रीमेंट दिया है 0.1 का। इट मीन 0 से स्टार्ट होकर 10 तक 0.1 के इंक्रीमेंट के साथ वैल्यू जनरेट होंगी। तो क्या आप बता सकते हैं कितनी वैल्यू जनरेट होंगी, टोटल वैल्यू जनरेट होंगी 100, ओके। लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड रहती है, इट मीन्स 10 उसका पार्ट नहीं बनेगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 + 0.1, 0.1 आ जाएगा, 0.1 + 0.1, 0.2 आ जाएगा, फिर 0.2 + 0.1, 0.3 आ जाएगा। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेंगे, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, ठीक है। तो इस तरीके से 9.9 लास्ट वैल्यू मिलेगी, तो आपको टोटल 100 वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर। तो अब हमारे पास एक्सी 100 वैल्यू होगी। अब आप समझ रहे होंगे मैंने लिस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि लिस्ट लेते तो फिर आपको 100 वैल्यू मेंशन करनी पड़ती। तो बजाय इस बात की कि हम लिस्ट लें, हमने अरेंज फंक्शन के हेल्प से 100 वैल्यू जनरेट कर दी। हमारे पास अब 100 वैल्यूज़ हैं 0.1 के डिफरेंस के साथ।
अब हमको क्या काम करना है, क्योंकि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है cos x के लिए sin x के लिए या दोनों के लिए। इस प्रोग्राम में मैंने दोनों के लिए लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, तो एक वेरिएबल मैं लूँगा y1 np.cos x और एक वेरिएबल लूँगा y2, वैल्यू देंगे उसकी np.sin x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ x और y1 के बीच में प्लॉट कर सकता हूँ, x और y2 के बीच में भी प्लॉट कर सकता हूँ और दोनों के बीच में भी प्लॉट कर सकते हैं हम ग्राफ। हम दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे x और y1 के लिए, दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे x और y2 के लिए। ठीक है, cos x और sin x फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ही होगा। तो प्लॉट करने के लिए जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है प्लॉट। लाइन चार्ट प्लॉट करने के लिए फंक्शन का नाम है प्लॉट। लाइब्रेरी का नाम है matplotlib.pyplot। तो हम लिखते हैं plt.plot। जिसके बीच में भी आपको प्लॉट करना है वो वेरिएबल का नेम लिख दीजिए। मान लीजिए आपको प्लॉट करना है x और y1 के बीच में, तो हम लिखेंगे x, y1, कॉमा। अब इसके कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जो आप दे सकते हैं। जैसे आपको कलर चेंज करना है तो आप उसके लिए नेम है कलर। कलर मेंशन कर दीजिए, सिर्फ आपको नेम देना होता है। जैसे मैंने लिख दिया कलर इज इक्वल टू येलो, तो या कलर इज इक्वल टू ग्रीन, जो भी कलर देंगे तो कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ग्रीन दिया है x और y1 के बीच में। ठीक है, लाइन स्टाइल, डिफरेंट लाइन स्टाइल होती हैं, ये भी एक पैरामीटर है। लाइन स्टाइल कौन कौन सी होती है? सॉलिड होती है, डैश्ड होती है, डॉटेड होती है। ठीक है, तो ये आप लाइन स्टाइल है तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड होती है। अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड लाइन आएगी, मतलब जैसे जनरली होती है लाइन उसी तरीके से शो होगी। और जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है, अगर कलर नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है, ये भी ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है हम कलर दें, अगर हम कलर को यूज़ नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू आएगा। और अगर हम लाइन स्टाइल पैरामीटर का यूज़ नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट लाइन स्टाइल सॉलिड आएगी, पर हमने यूज़ किया तो फिर वो आएगा ही आएगा। थर्ड आता है मार्कर, ये भी एक पैरामीटर है। तो जो मार्कर का साइन है ये कैसा होगा? ये डॉट होगा, सर्किल होगा, डायमंड होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल हम ये यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर का नेम है मार्कर, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर हम डी लिखते हैं तो ये डायमंड के साइन को शो करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ डी मेंशन किया है। उसके बाद आप अगर मार्कर का साइज भी मेंशन करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डॉट होता है। ठीक है, तो अगर मेंशन नहीं करते तो डॉट आता। मार्कर का साइज़ हमने यहाँ लिया है, मार्कर का साइज़ हमने 8 ले लिया है। फिर मार्कर एज कलर, मार्कर का एज कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए पैरामीटर का नाम मार्कर एज कलर। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक होता है, पर हमने यहाँ रेड ले लिया है तो रेड आएगा यहाँ पर। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स ले लिए। याद रखिएगा जो मेन वैल्यू है वो एक्स और वाई की वैल्यू है जो हमको पास करनी है। अगर हम और बाकी अदर पैरामीटर का यूज़ नहीं करते तो उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो कंसिडर होती है। इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, हमने मेंशन किया सभी को अलग से। अब ये आपने मेंशन कर दिया एक्स और वाई1 के बीच में। ठीक है, तो सेम काम हम एक्स और वाई2 के बीच में कर सकते हैं। इस बार मैंने कलर चेंज कर दिया, लाइन स्टाइल चेंज कर दिया, मार्कर का टाइप चेंज कर दिया, मार्कर का साइज चेंज कर दिया और मार्कर का एज कलर भी चेंज कर दिया। तो ये हो गया आपका। ठीक है, प्लॉट हो जाएगा। फिर आपको अगर एक्स एक्सिस का नेम देना है तो फंक्शन का नाम है एक्स लेवल। तो मैं लिखूँगा plt.x लेवल। पैरेंथेसिस के अंदर हम मेंशन कर देंगे, तो डबल कोट्स के अंदर हमने मैसेज लिख दिया है mx। उसी तरीके वाई एक्सिस का नेम देना है तो फंक्शन का नेम है वाई लेवल। और अगर आपको टाइटल देना है अपने ग्राफ का तो आप टाइटल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे plt.title, यहाँ टाइटल ले दिया विद लेवल्स। और फाइनली आपको शो करना होता है स्क्रीन पर, तो उसके लिए plt.show फंक्शन यूज़ करते हैं। शो फंक्शन का यूज़ करके हम शो कर सकते हैं अपने ग्राफ को स्क्रीन पर। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस ग्राफ में आप ये देखेंगे एक sin x के लिए, एक cos x के लिए कलर दोनों का अलग अलग दिखाई दे रहा है। लाइन का टाइप भी आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने चेंज किया है। यहाँ पर चेंज नहीं करते तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं वही इसके अंदर वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।